हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स यूनिट 4 का एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स। आपके सिलेबस में बस इक्वेशन ऑफ मोशन करके लिखा है और इसके आगे लिखा है एंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट, ठीक। लेकिन मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स पूरा नाम लिख के, और आप इसके आगे चाहें तो एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स, ठीक। तो हेडिंग से ये चीज़ क्लियर है कि हम लोग को किसी पार्टिकल के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है जब उस पर क्या लग रहा हो, सेंट्रल फोर्स लग रहा हो, तो उसके लिए हम लोग को काम करना है। क्लियर है गोल? क्या गोल है आज हम लोग का कि अगर किसी पार्टिकल पर सेंट्रल फोर्स लग रहा है तो उस पार्टिकल के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा। तो हम लोग कहाँ से अपनी शुरुआत करेंगे? हम लोग सेंट्रल फोर्स की प्रॉपर्टी और न्यूटन साहब को याद करते हुए अपनी शुरुआत को करेंगे, ठीक। न्यूटन साहब ने क्या बताया था? आपको न्यूटन सेकंड लॉ याद होगा। उन्होंने कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पार्टिकल है, वो अगर उसका मास m है और a एक्सीलरेशन से क्या कर रहा है, मोशन में है, मतलब जब मोशन में तो उसका एक्सीलरेशन a है, तो हम लोग उसके इक्वेशन ऑफ मोशन को F इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन से दिखा सकते हैं। मास इंटू एक्सीलरेशन, वेयर a इज द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल। तो अब देखिए, अगर ये फोर्स क्या हो जाए, अगर ये फोर्स सेंट्रल फोर्स हो तो इस फोर्स को एफ आर इंटू आर कैप लिख सकते हैं, ठीक। ये सेंट्रल फोर्स का आप वैल्यू जान रहे हैं, और इधर एम ए। अब देखिए, ये जब फोर्स हम पोलर कोऑर्डिनेट में ले रहे हैं तो एक्सीलरेशन को भी पोलर कोऑर्डिनेट में लेना पड़ेगा, मतलब एम और ए क्या हो जाएगा, ए आर आर कैप, पोलर कोऑर्डिनेट में आप जान रहे हैं एक्सीलरेशन, ए थीटा थीटा कैप, ठीक। पोलर कोऑर्डिनेट बोले हैं, अगर स्फेरिकल पोलर बोलते हैं तो फाई भी आता है, ठीक। पोलर क्या बोले हैं? पोलर बोले मतलब हम लोग प्लेन में एक बात कर रहे हैं, ओके। तो अब देखिए, पोलर सिंपली एक्स वाई को आर थीटा में चेंज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे हुआ, अब इन दोनों साइड को अगर हम कंपेयर करें, ठीक, तो यहाँ से क्या मिलेगा, इसको एफ आर आर कैप को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एफ आर आर कैप प्लस 0 इंटू थीटा कैप लिख सकते हैं, 0 इंटू थीटा 0। तो यहाँ से एफ आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ आर इक्वल टू एम इंटू ए आर, और इसका थीटा कैप का वैल्यू, ए थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये जो ए थीटा होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है चीज़? मतलब आज हम लोग का जो टारगेट है वो कुछ ऐसा ही है। सेंट्रल फोर्स के केस में क्या होगा, एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इंटू ए आर। मतलब सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, रेडियल एक्सीलरेशन निकालना है और फिर ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन निकालना है, और यहाँ से मास का मल्टीप्लाई करेंगे और कंपेयर करके क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सेंट्रल फोर्स देखिए निकाल जाएगा। मतलब हम लोग का टारगेट यही है, एफ आर इक्वल टू एम में इंटू ए आर करना है और ए थीटा इक्वल टू 0 करके निकालना है, ठीक। तो गोल कितना छोटा लग रहा है ना, हालत ख़राब हो जाएगा। इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि आपको डिफरेंशिएशन का एकदम मास्टर होना पड़ेगा इसको कैलकुलेट करने के लिए, ठीक। तो देखिए, अब सेंट्रल फोर्स जब हम लोग पढ़े थे तो हम लोग वहाँ से क्या क्या पाए थे कि सेंट्रल फोर्स के केस में क्या होता है, जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, कंजर्व रहता है। मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी जाए, हमेशा उसका जो डायरेक्शन है एंगुलर मोमेंटम का प्लेन से ऊपर की तरफ ही रहेगा और मैग्नीट्यूड भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दूसरा हम लोग देखे थे कि सेंट्रल फोर्स के केस में जो पार्टिकल का मोशन होता है, मतलब जो पार्टिकल का ऑर्बिट होता है वो एक प्लेन में होता है, ठीक। ये सब चीज़ें हम लोग देखे थे। इतना चीज़ क्लियर? इन्हीं सब प्रॉपर्टियों को यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, आज के इस गोल को पाने का कोशिश करेंगे। आगे बढ़ें। टारगेट क्लियर है ना, एफ आर इक्वल टू एम ए इंटू ए आर और ए थीटा इक्वल 0। ये सब हम लोग को इक्वेशन ऑफ मोशन यही होगा, ये दिखाना। जैसे न्यूटन का इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो जब ये फोर्स सेंट्रल फोर्स हो जा रहा है तो उस टाइम इक्वेशन ऑफ मोशन ये हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास। अब देखिए इसको ऊपर मास लिखें क्योंकि जब हम लिख रहे थे तो मास छूट गया, फिर ध्यान में आया तो ऊपर लिख दिए, ओके। ऑफ मास एम मूविंग अंडर द सेंट्रल फोर्स एफ विच इज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द ओरिजिन एज शोन इन फिगर, ठीक। अब देखिए हम लोग सेंट्रल फोर्स की प्रॉपर्टी जान रहे हैं कि जो पार्टिकल सेंट्रल फोर्स के अंदर काम करेगा वो क्या होगा, उसका जो ऑर्बिट होगा, उसका जो पाथ होगा एक प्लेन में होगा। ये जो मेरा बोर्ड है एक प्लेन है, तो एक्स वाई प्लेन इसको मान लिए हैं, ठीक। अब पार्टिकल को यहाँ बना दिए हैं, ठीक। अब इस पार्टिकल के ऊपर एक सेंट्रल फोर्स लग रहा है, मान लेना कुछ ऐसे ही लग रहा है, चलिए अंदर बाहर कुछ भी आप दिखा सकते हैं, एक सेंट्रल फोर्स लग रहा है, ठीक। क्लियर है चीज़? अब इस सेंट्रल फोर्स की वजह से इसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा उसको हम लोग को डिराइव करना है। तो ये जो पार्टिकल है इसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट बनाए हैं, तो इस पार्टिकल पी का कोऑर्डिनेट माने हैं एक्स वाई है
कार्टेशियन में और पोलर में आर थीटा माने हैं, और इस पार्टिकल का ओरिजिन ओ क्या है, सेंटर है, जो फिक्स रहेगा, फिक्स पॉइंट है, इसको सेंटर कहें। इस ओ से क्या है, इस पी का जो डिस्टेंस है वो रेडियस पोजीशन वेक्टर आर से दिखाए हैं, और उस जो वेक्टर जिस दिशा में इंक्रीज होता है उसी की दिशा में उसका क्या होता है, क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। ठीक, आप ये चीज़ नोट कर लीजिएगा कि जिस दिशा में वेक्टर का वैल्यू बढ़ता है उसी दिशा में क्या होता है, यूनिट कैप रहता है। ठीक, जैसे एरो क्या है, इधर ऊपर की तरफ है तो वेक्टर ये जो यूनिट वेक्टर रहेगा उसी डायरेक्शन में रहेगा। अगर एरो इधर रहता आर का तो यूनिट कैप क्या रहता, जो यूनिट वेक्टर है वो क्या रहता, इधर रहता। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये सब चीज़ें क्लियर। अब पोलर कोऑर्डिनेट में मान लिए हैं कि आर थीटा इसका कोऑर्डिनेट है। ठीक, तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम क्या करेंगे, एक यहाँ से ऐसे लाइन ड्रा कर सकते हैं, एक लाइन क्या करेंगे यहाँ से ड्रा करेंगे। ठीक, अब देखिए जानकारी ए आर और ए थीटा को जुटाया कैसे जाएगा, तो देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या होता है, ए एक्स आई कैप होता है प्लस ए वाई जे कैप होता है, और पोलर में क्या हो जाएगा, यही ए आर थीटा कैप प्लस ए थीटा थीटा ए आर आर कैप, सॉरी ए आर आर कैप प्लस ए थीटा थीटा कैप। ऐसे कुछ हम लोग को जानकारी क्या करना है, इन्हीं सब इक्वेशन की हेल्प से जुटाना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले हम लोग का टारगेट क्या होगा कि x को r में आर थीटा, एक्स वाई को आर थीटा में कन्वर्ट किया जाए, फिर ए एक्स ए वाई का वैल्यू फाइंड आउट किया जाए, और फिर क्या किया जाए, इन सब इक्वेशन से कंपेयर किया जाए। ठीक, तो पेशेंस रखे रहिए, अभी देखिएगा एकदम आसानी से आप कैलकुलेट कर ले जाएंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर F सेंट्रल फोर्स है तो क्या लिखा जाएगा, देन F इक्वल टू एफ आर आर कैप, जहाँ पे R क्या यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R होगा। अब देखिए फ्रॉम फिगर से चीज़ क्लियर है, क्या फिगर से क्लियर है कि अगर यहाँ देखा जाए तो कास थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्व होगा ना, कास थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, ये x है, ये जो कोऑर्डिनेट है आपका क्या है, x है, और ये क्या है, y है। ठीक, तो अब ये क्या हो गया, x हो गया, तो x अपान क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या है, पोजीशन वेक्टर r है आपका, तो x अपान r, तो x इक्वल टू r cos थीटा हो गया, और साइन थीटा क्या होगा, y अपान r, मतलब y इक्वल टू r साइन थीटा हो गया। अब क्या करना है हमको, एक्सीलरेशन ax और ay निकालना है। ठीक, आगे देखिएगा इन्हीं दोनों का कंपेयर करके ए आर और ए थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस बस रखे रहिए। ठीक, ये चीज़ आपको समझने में दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन आगे जब कंपेयर करेंगे तो आप ये चीज़ समझ जाएंगे। ठीक, क्योंकि हम लोग का टारगेट क्या है, ए आर और ए थीटा का वैल्यू निकालना, उसको आर कैप थीटा कैप के साथ चिपकाना, और उसमें यम चिपका देना, और फिर ऐसे लिख देना। कहाँ से, न्यूटन लॉ से हमको ये अथॉरिटी मिली हुई है कि एफ इक्वल टू एम इंटू ए होता है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अब एक्सीलरेशन पाना है, तो एक्सीलरेशन पाने से पहले हम लोग को वेलोसिटी पाना होगा, और वेलोसिटी पाने के पहले x और y को क्या करना पड़ेगा, एक एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो x को डिफरेंशिएट करेंगे dx बाई dt, और ये क्या हो जाएगा, दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, तो dr बाई dt, और ये क्या हो गया, cos थीटा हो गया, माइनस फिर देखिए क्या होगा, पहले फर्स्ट फंक्शन किए, दूसरे को एज इट लिखे थे, अब पहले को एज इट लिख लिए, दूसरे करेंगे साइन थीटा, और थीटा का क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी हो गया। क्लियर है चीज़। अब देखिए इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी से तो हमको काम चलाना नहीं है, हमको जो काम है किसे चलाना है, एक्सीलरेशन चलाना है। तो क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी कामा वी गेट, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए दो फंक्शन यहाँ पे, तीन फंक्शन यहाँ पे, दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले फर्स्ट फंक्शन का कर लिए डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, फिर सेकेंड फंक्शन को कांस्टेंट माने थे, अब फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट माने, सेकेंड का किए हैं तो कास थीटा का माइनस साइन थीटा, और थीटा का डी थीटा बाई डी टी हो गया। अब देखिए यहाँ पे तीन फंक्शन है, तो एक बार एक को करेंगे, दो को कांस्टेंट मानते हुए चलेंगे, तो माइनस साइन लिख लिए, पहले को किए डी आर बाई डी टी हो गया, अब इन दोनों को कांस्टेंट लिख लिए। अब क्या किए, पहले को कांस्टेंट मान लिए, तीसरे को कांस्टेंट मान लिए, दूसरे को क्या किए, डिफरेंशिएट कर दिए, तो आर दूसरे का क्या हो जाएगा, साइन थीटा कास थीटा डी थीटा बाई डी टी। अब इन दोनों को क्या किए, कांस्टेंट मान लिए, तीसरे को डिफरेंशिएट कर दिए, तो माइनस आर साइन थीटा डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक, तो ये अब देखिए इसको आगे थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाएगा, और फिर इसी तरीके से इस y के अलग हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में देखिएगा आगे मिलाकर सॉल्व करेंगे। ठीक, तो बस आप नोट करते चलिए, स्क्रीनशॉट भी लेते हुए चलिए, मैं बीच में भूल जाता हूँ हटना, आप मौका देख के स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ठीक, ये देखिए क्या है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, कुछ इसके क्या होगा, इसके ट्रांसवर्स कंपोनेंट होंगे ऐसे कुछ, मतलब जो वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा ऐसे। ठीक, ओके, ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ तक हुआ था, यहाँ एक गलती हुआ था हमसे, जब साइन कास थीटा को डिफरेंशिएट किए थे तो माइनस साइन थीटा आया था, तो फिर
डी थीटा बाई डी टी भी आना चाहिए। ठीक, तो एक डी थीटा बाई डी टी पहले से था, एक डी थीटा बाई डी टी इसका आएगा। यहाँ से कास थीटा था ना, तो कास थीटा का टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, कास थीटा का टी के रिस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा लिखे। अब इस थीटा का टी के रिस्पेक्ट में डी थीटा बाई डी टी, और एक डी थीटा बाई डी टी पहले से आया था, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक, ये चीज़ छूट गया था स्क्वायर। ओके, तो अब देखिए क्या करेंगे, ये टर्म और ये टर्म देखिए क्या सेम है, दोनों के आगे अगर इसको आगे निकालने तो क्या होगा, माइनस साइन हो जाएगा, तो इसको 2 टाइम्स करके लिख सकते हैं। तो क्या लिख देंगे, यही देखिए जब 2 बार इसको डिफरेंशिएट किया गया तो ये एक्सीलरेशन है, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिफरेंशिएट किए हैं तो क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सीलरेशन, मतलब एक्सीलरेशन अलॉन्ग, ऐसे कर सकते हैं एक्सीलरेशन का एक्स कंपोनेंट होगा या एक्सीलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा। ठीक, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, d2r अपॉन डी टी स्क्वायर कास थीटा माइनस 2 साइन थीटा डी आर बाई डी टी। ये देखिए ऊपर वाला सब लिखा गया। ठीक, माइनस 2 टाइम्स डी आर बाई डी टी और डी थीटा बाई डी टी, और फिर देखिए माइनस आर कास थीटा डी थीटा बाई, सॉरी देखिए साइन थीटा कास थीटा, एक मिनट, ऊपर वाला लाइन मिटा दिए ना, इसमें दिक्कत हो रहा है। साइन थीटा डी थीटा, यहाँ देखिए ये वैल्यू यहाँ पे देखिएगा रहा होगा साइन थीटा, उसको डिफरेंशिएट किया गया है तब ये स्क्वायर आया। ठीक, वो चीज़ आप ऊपर वाला लाइन से मिला लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, इरेज कर दिया, इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। ऊपर क्या रहा होगा, ऊपर कुछ ऐसा टर्म रहा होगा, माइनस आर साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी, ऐसा रहा होगा। ठीक, तब देखिए इसको जब एक बार किया गया है तो क्या हुआ है, डी आर बाई डी टी साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी, फिर दोबारा करेंगे माइनस आर साइन थीटा का कास थीटा, अब इस डी थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में टी के रिस्पेक्ट में डी थीटा बाई डी टी, और एक डी थीटा बाई डी टी पहले था उसको लिख दिए, फिर माइनस आर साइन थीटा इसका, फिर डी टू थीटा पॉइंट। ठीक, तो इस वाले टर्म को हम लोग लिखे हैं, इस साइन थीटा को ऐसे लिखे हैं। ठीक, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। ठीक, यहाँ गलती से लिख दिया, इरेज कर दिए थे ना, दिमाग में से उतर गया। ओके, क्लियर है चीज। तब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और फिर माइनस आर साइन थीटा डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, इक्वेशन 4 कर दिए इसको। अब देखिए फिर इक्वेशन 3 जो हम लोग का y इक्वल टू आर साइन थीटा मिला था, उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे एक बार टी के रिस्पेक्ट में। तो y इक्वल टू क्या था, आर साइन थीटा था, y इक्वल टू आर साइन थीटा हम लोग को मिला था। तो एक बार जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में डी आर बाई डी टी, साइन थीटा कांस्टेंट लिए हैं, दोबारा आर कांस्टेंट लिए हैं, कास थीटा का किए हैं। तो चूंकि कास थीटा थीटा का क्या है, फंक्शन है, तो कास थीटा साइन थीटा का कास थीटा हो जाएगा, साइन थीटा थीटा फंक्शन है, तो साइन थीटा का टी के रिस्पेक्ट जब करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा का कास थीटा, और ये थीटा किसका फंक्शन है, थीटा का है। ठीक, तो यहाँ पे टी का फंक्शन ऐसे समझिए, अगर ऐसे रहता, इसको हम अगर कोई चीज़ रहेगा एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या करते हैं, या ऐसे समझ सकते हैं आप, अगर एक्स स्क्वायर के टर्म में रहता है तो एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का 1 हो जाता है। लेकिन यही अगर इसको टी के रिस्पेक्ट में करना रहे तो क्या कर सकते हैं, इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, 2x dx बाई डी टी, ऐसे नहीं इसको डिफरेंशिएट करते हैं 2x dx बाई डी टी, क्योंकि ये फंक्शन किसका एक्स का कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, उसी तरह फंक्शन थीटा का कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में। तो साइन थीटा का पहले कर लिए, कास थीटा हो गया, और फिर थीटा का टी के रिस्पेक्ट डी थीटा बाई डी टी ऐसे बगल में लगा देते हैं। ये चीज़ तो आपको क्लियर है। अब देखिए फिर इसको करेंगे, क्योंकि हमको एक्सीलरेशन चाहिए तो 2 बार इसका टाइम के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो फिर देखिए यहाँ ऐसा भयंकर सा डिफरेंशिएशन मिलेगा। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, इसको कांस्टेंट माने थे, अब इसको फिर कर देंगे साइन थीटा कास थीटा, और थीटा का टी के रिस्पेक्ट में डी थीटा बाई डी टी, कुछ ऐसा मिला। अब फिर एक एक को बारी बारी करेंगे और 2 को कांस्टेंट रखते हुए चलेंगे। आर को कर रहे हैं तो इन दोनों कांस्टेंट रखेंगे, डी आर बाई डी टी कास थीटा डी थीटा बाई डी टी। और फिर देखिए आर को और इसको कांस्टेंट रखेंगे, कास थीटा को करेंगे तो कास थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस आर साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी, और एक डी थीटा बाई डी टी पहले से था। अब इन दोनों कांस्टेंट रखेंगे, इसको करेंगे तो आर कास थीटा डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। इज इट क्लियर। अब देखिए ये फंक्शन और ये फंक्शन क्या है, दोनों सेम हैं, तो इसको 2 टाइम्स करके लिख दिए हैं। अब हमको पता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो एक्सीलरेशन होता है वो a इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप होता है, जहाँ ए एक्स क्या है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, और ए वाई क्या है, वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या है, एक्सीलरेशन है। तो इन पोलर कोऑर्डिनेट द एक्सीलरेशन इज गिवन बाय, और पोलर कोऑर्डिनेट में एक्सीलरेशन कैसे दिया जाता है, a इक्वल टू क्या होता है, रेडियल और ट्रांसवर्स दोनों लॉन्ग दिया जाता है, तो ए आर कैप, ए थीटा थीटा कैप। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन 4 और 5 से वैल्यू उठा के क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 से वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 6 में पुट करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो आपको ये चीज़ दिमाग में रहना चाहिए कौन सा इक्वेशन, क्योंकि मैं इरेज कर रहा हूँ तो गलती से मिस्टेक भी हो सकता है, कोई नंबर इधर उधर हो सकता है, तो आप इसको देखते हुए चलिएगा। ठीक, ये आपका काम है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए क्या किए हैं,
ax और ay, मतलब ये वैल्यू क्या किए हैं, ले जाके पुट किए हैं किसका, ax का और ay का इक्वेशन नंबर 6 में। तो कुछ ऐसा इक्वेशन हम लोग को मिलेगा। अब देखिए इसके आगे फिर क्या किए, इसके आगे cos थीटा, मतलब ऐसे देखिए यहाँ cos थीटा है और फिर कहाँ पे cos थीटा है, यहाँ cos थीटा है। तो इन दोनों में से cos थीटा को कॉमन लिए हैं और ये टर्म एज इट इज लिख दिए और यहाँ cos थीटा लिख दिए। अब फिर sin थीटा वाला टर्म यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो दोनों माइनस है तो माइनस को बाहर कर लिए हैं। आगे ये बचा 2 dr/dt d θ/dt और फिर यहाँ देखिए फिर क्या लिखे हैं, माइनस कॉमन लिए तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस r/d2 θ/dt स्क्वायर साइन थीटा और बाहर आई कैप लगा दिए हैं। उसी तरीके से काम इसमें भी किए हैं। जब इसमें भी वही काम करेंगे, अब क्या होगा, एक बार साइन थीटा को कॉमन लिए हैं, एक बार cos थीटा कॉमन लिए हैं। तो इसके साथ साइन थीटा है और फिर इसके साथ साइन थीटा है, तो d2r/dt स्क्वायर माइनस r, ये क्या है आपका फिर d θ/dt का स्क्वायर साइन थीटा है। और फिर देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें cos थीटा है और इसमें भी cos थीटा है। फिर क्या किए हैं, 2 टाइम्स dr/dt d θ/dt प्लस r/d2 θ/dt स्क्वायर cos थीटा यहाँ लिख दिए, ठीक, जे कैप लगा दिए। अब देखिए क्या किए हैं, ये वैल्यू यहाँ पे और ये वैल्यू यहाँ पे दोनों देखिए कॉमन है, तो इन दोनों को एक साथ लिखे हैं, cos थीटा आई कैप के साथ लिख दिए और फिर sin थीटा जे कैप के साथ एक ब्रैकेट लिख दिया। इन दोनों को ओपन करेंगे तो ये टर्म और ये टर्म आपको मिल जाएगा। ये तो आपको पता ही है, यहाँ से क्या ये टर्म कॉमन था, ये टर्म कॉमन था, और इसको जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इससे आप आई कैप चिपक के आएगा, इसके साथ जे कैप चिपक के आएगा, ठीक। इन दोनों को एक साथ लिखे और इसको इधर लिख दिए, ठीक। एक लाइन इसकी बस की, आपको भी डायरेक्ट ऐसे लिखना है। और आप इतने मैथ के स्टूडेंट में 3rd ईयर में, इतना तो आपको समझ होना ही चाहिए। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या है, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस है, क्लियर है चीज़, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ साइन थीटा है, यहाँ cos थीटा है। तो फिर क्या किए हैं, इस वाले टर्म को कॉमन लिए, दोनों टर्म से मैं कॉमन ले लिए हैं इसको, और cos थीटा जे कैप और फिर माइनस साइन थीटा आई कैप करके लिख दिए हैं। अब जो यही वैल्यू होता है, यही वैल्यू आर कैप का होता है, यही वैल्यू क्या होता है, जे कैप का होता है। ये आप मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़े हुए हैं, आप अपना मैथमेटिकल फिजिक्स का बुक उठा के देखिएगा। अगर वहाँ भी भूल रहे होंगे तो आप BSc 4th सेम में मैकेनिक्स जो मैथ में पढ़े उसमें इस चीज़ को पढ़े होंगे, ठीक। तो ये वैल्यू आर कैप और क्या होता है, थीटा कैप होता है, तो वही वैल्यू यूज किया गया, ठीक। आप BSc 1st सेमेस्टर मैथमेटिकल फिजिक्स को देखिएगा कि जब आप पोलर से मतलब कार्टेशियन पोलर में जाते थे, एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करते थे, तो कुछ ऐसा टर्म आता था, ठीक। अब देखिए इसको क्या किए हैं, ये आपका आर कैप हो गया, ये क्या हो गया आपका थीटा कैप हो गया, ये कुछ ऐसे लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया है, अब जब क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ वी नो दैट F इक्वल टू m में, तो F क्या है, सेंट्रल फोर्स यहाँ पे, तो उसका वैल्यू ये होगा, और m और a का वैल्यू पोलर कोऑर्डिनेट में ऐसे होगा, AR कैप प्लस a थीटा थीटा कैप। अब देखिए दोनों तरफ क्या, इसमें क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठा के पुट करेंगे, AR a थीटा का, तो AR a थीटा का वैल्यू पुट किए हैं। अब दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो इधर थीटा कंपोनेंट है नहीं, तो थीटा वाला वैल्यू जो होगा ये 0 हो जाएगा और ये वैल्यू निकल के आया, ठीक। यही इक्वेशन 8 और 9 क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक। ये देखिए सेंट्रल फोर्स है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, और इसको भी आगे आप सॉल्व करेंगे तो आर और थीटा के टर्म देखिए कि इक्वेशन मिल रहा है, इसको भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन कर सकते हैं। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ रिजल्ट, जैसे कांस्टेंट वगैरह टर्म में क्या है, आर है, फिर थीटा, तो आर यहाँ पे डॉट हो जाएगा, थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट होगा इक्वल टू 0। आप इसको इंटीग्रेट करके आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ओके। अब इसके आगे हम लोग एक डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे ऑर्बिट का, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, क्लियर है चीज़। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों साइमल्टेनियसली क्या कहलाते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाते हैं अंडर सेंट्रल फोर्स। वैसे जनरली इसी को यूज किया था 8वें को, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।